आज हम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम, जिसको आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, जो कि fed.colorado.edu की वेबसाइट से मैंने ली है। इसमें हमारे पास एक फिक्स पोर्ट है, उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच है और स्ट्रिंग के साथ एक मैश लगा हुआ है। इस मैश को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूं तो आपके पास ये जो मोशन अब परफॉर्म कर रहा है, ये हमारे पास क्या होगी, एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके पास मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिहाज से ये क्या कर रहा है, कभी दाएं जा रहा है कभी बाएं जा रहा है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होती है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक सिंपल पेंडुलम परफॉर्म करता है उसको प्रूव किया था। उसके लिए दो शराइत थी। आज हमने ये जानना है कि आपके पास इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है। जबकि टाइम पीरियड क्या होता है, हमारे पास टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए जो वक्त लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हुए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हुए होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जैसे इस एनिमेशन में अगर आप एक मैश को इस पॉइंट से रिलीज करें, फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ से हम रिलीज करते हैं, तो ये जो वापस इधर ही आने में जितना वक्त लगेगा ना, इसको इसको हम कह रहे हैं कि टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितने इस तरह के साइकिल्स मुकम्मल करेगा, जिसमें ये मैश पहले इस पोजीशन से इधर जाए, फिर इधर से इधर जाए, फिर इधर से वापस इधर आए और फिर वापस उसी पोजीशन पर आ जाए जिस जगह से आपने इसको छोड़ा हो। तो उस पूरे साइकिल में या एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जो वक्त लगता है उसको टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितने इस तरह के साइकिल्स मुकम्मल हुए उसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास एक सिंबल पेंडुलम के लिए सिंबल टी के साथ, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जबकि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल स्मॉल एफ के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के लेक्चर में हमने डिटेल डिस्कशन की थी, जिसमें हमने जो रिस्टोरिंग फोर्स और जो एक्सेलरेशन थी उनको कैलकुलेट किया था। तो आपके पास आज हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आया था, ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसी एक्सप्रेशन में हमारे पास असल में क्या होगा कि जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके पास उस ये एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपी हुई है। कहाँ पर छुपी हुई है मैं बताता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, तो इसको लिख भी देता हूँ कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मास इन सिंपल पेंडुलम। जिसमें अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपके पास इस एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन के अंदर ये जो एल है ये आपके पास एक जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है। जबकि जी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है, हमारे पास ग्रेविटी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जो कि जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जबकि जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। जबकि यहाँ पर जो x है ये आपके पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है। तो ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ तक का जो फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कह रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो अब आपके पास इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये जो जी ओवर एल है, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ है, ये तो कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट की जो रेशो है हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल जी ओवर एल अगर हम इसकी बात करें, अगर सबसे पहले हम सिर्फ इनके यूनिट्स की बात करें, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपके पास इसके क्या यूनिट्स होते हैं, ये आपके पास किस यूनिट में मेजर होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जबकि लेंथ किस यूनिट में मेजर होती है, मीटर के। तो आपके पास ये मीटर यहाँ पर इस मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास जो यूनिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो जी और एल रेशो है उसके यूनिट्स पर सेकंड स्क्वायर के हैं। जबकि अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो इसका जो यूनिट होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो सेकंड होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि यूनिट इसका क्या है, वो आपके पास सेकंड होता है। और उस सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस सिंबल के साथ। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हम पहले बार बार पढ़ चुके हैं चीज़ों के लिए, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हमारे पास वो पर सेकंड होता है। तो मैं यहाँ पे यूनिट लिखता हूँ और पर सेकंड के लिए आपके पास यहाँ पर एस की पावर -1 का लिख लेता हूँ। तो ये पर सेकंड है। जबकि जी ओवर एल का यूनिट पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है जी ओवर एल। अभी हम चीज़ों को मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करें तो ये चीज़ मैंने अभी आपको इस तरह से बताई। जबकि अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी, जो कि ये बताती है कि कितने साइकिल्स एक सेकंड में मुकम्मल हुए। जबकि एक होती है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ रेडियंस कंप्लीट हुए वन सेकंड में। यहाँ पर रेडियन से मुराद ये है कि आपके पास जो एंगल थीटा यहाँ पर दिया गया, इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें, और वो मैंने बताया था कि आप थीटा से डिग्री से आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी भी किया था कि आपके पास पाई/180 से उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, जो कि मैंने यहाँ पर आपको सिखाया भी था कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन में। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री को अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये पाई/3 क्या आया था आपके पास, रेडियन, जो कि मैं यहाँ पे मुकम्मल कर देता हूँ। चलें,
तो जब हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम जैसे कि ये आपके पास मैस है, ये जब आपके पास एक साइकिल कंप्लीट करता है ना, तो एक साइकिल को अगर आप सर्कुलर मोशन में देखें तो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया वापस घूमकर अगर आप उसी पॉइंट पर आ गए तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है या एक कंप्लीट साइकिल है। और उस एक कंप्लीट साइकिल में जो टोटल एंगल कवर होता है वो 360 डिग्री होता है, और जो 360 डिग्री होता है वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इसी बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपके पास जो 360 डिग्री होता है एक्चुअली वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो आपके पास बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब आपके पास ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि मैंने बताया कि कितने रेडियंस कंप्लीट हुए एक सेकंड में, इसको हम कहते हैं। तो ये जो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ओमेगा के साथ। और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारे पास होती है फिर बराबर आपके पास 2 पाई, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओमेगा हमारे पास क्या होती है 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल में जो कितना एंगल कितने रेडियन एंगल कवर होता है 2 पाई, तो आपके पास वो 2 पाई आ गया और आपके पास साथ आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर ये जो एफ है ये आपके पास इस फ्रीक्वेंसी को हम लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जबकि जो ओमेगा वाली है इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब अगर हमने लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो आपके पास एक सिंपल पेंडुलम के लिए, जो कि क्या है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हुए, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि आपके पास एफ लिख लें यहाँ पर और उसको डिवाइड कर दें। ये जो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा और आपके पास डिवीजन में क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई। अभी जो ओमेगा है यहाँ पर वो आपके पास क्या है, ये एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और इस सिंपल पेंडुलम के केस में आपके पास ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ये एक्चुअली बराबर होगी किसके, जी ओवर एल के। तो जब ओमेगा आपके पास जी जो ओमेगा है सॉरी वो आपके पास स्क्वायर रूट ओवर जी एल के बराबर होगी, वो मैं बात को आपको वाज़ह करता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1/2 पाई लिख लेते हैं। और आपके पास जो ओमेगा है वो एक्चुअली आपके पास, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है ये फिक्स होगी ना, कांस्टेंट होगी। और ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है उसमें अपेयर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस जो जी ओवर एल है इसको हम लिखेंगे आपके पास ये कांस्टेंट एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर x। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्चुअली क्या है, वो आपके पास जी ओवर एल है। तो आपके पास जब स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि जो जी ओवर एल वैल्यू है स्क्वायर रूट वो किसके बराबर है, वो ओमेगा के। तो मैं ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ कि आपके पास जी ओवर एल पुट कर सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर कर भी रहा हूँ आपके लिए। सो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम के लिए आ जाएगी वो स्क्वायर रूट जी ओवर के आ जाएगी आपके पास एल। इसी वजह से आपने देखा था कि जो जी और एल के यूनिट्स थे वो आपके पास क्या आए थे, वो पर सेकंड स्क्वायर आए थे। तो जब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा एस की पावर -1, क्योंकि स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और पर सेकंड किसके यूनिट है, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी के यूनिट है। तो अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें आपके पास एक सिंपल पेंडुलम के लिए वो आपके पास किसके प्रोपोर्शनल है, वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पेंडुलम की उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम है हमारे पास वो आपके पास 1 आवर जो लेंथ है उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रिंग की तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, यानी कि उतने कम नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकेंड में कंप्लीट होंगे। जबकि आपके पास अगर उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो कम होगी तो आपके पास डिवीजन में स्क्वायर रूट लिया जाएगा उस नंबर का, तो वो नंबर छोटा आएगा। और एक नंबर जो डिनोमिनेटर में बड़ा हो डिनोमिनेटर में छोटा हो तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा बड़ा, तो जो फ्रीक्वेंसी है फिर वो क्या होगी, वो लार्ज होगी। सो स्मॉलर लेंथ्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो लार्ज होगी, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होंगे। जबकि अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है कि एक साइकिल के लिए जो वक्त लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो होता है आपके पास 1, क्योंकि एक साइकिल के लिए जो टाइम लग रहा है वो सॉरी ये 1 आ जाएगा जो कि नंबर ऑफ साइकिल्स, और एफ क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी जो कि कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए एक सेकंड में, तो उससे हमारे पास टोटल टाइम पीरियड निकल आएगा। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास आंसर आया है यहाँ पर इसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। तो जब रेसिप्रोकल आप ले लेंगे तो यानी कि मैं लिखूंगा 1 आवर, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में 1/2 पाई और साथ आपके पास आ जाएगा जो कि चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपके पास पाई यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या आ जाएगा अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट और साथ क्या आ जाएगा जी ओवर एल जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब आपके पास ये जी आ गया, ये एल आ गया। तो ये जो 2 पाई नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो लेंथ है जो कि डिवीजन में है अभी आपके पास ये भी ऊपर चली जाएगी। तो आपके पास जो टाइम पीरियड का
फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम के लिए आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद साथ आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट L/G। इसका मतलब है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो जितनी आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा होगी, टाइम जो पीरियड है वो स्क्वायर रूट ज़्यादा होगा उतना, या बेहतर है कहना चाहिए कि आप लेंथ का स्क्वायर रूट ले लें तो उतना फिर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा ज़्यादा। तो फिर जो टाइम है हमारे पास, वो टाइम पीरियड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास लेंथ के स्क्वायर रूट के, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा होगी तो आपके पास टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ लेंथ। जबकि जितनी आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, उतनी ही आपके पास जो टाइम पीरियड है हमारे पास सिंपल पेंडुलम के लिए वो उतना ही कम होगा, और वो स्क्वायर रूट टाइम्स कम होगा, क्योंकि आपके पास जी की जो वैल्यू है उसका यहाँ पर स्क्वायर रूट है डिवीजन में। तो आपके पास ये चीज़ आ गई। इसका मतलब मैं लिख लेता हूँ कि जी ज़्यादा तो टाइम पीरियड कम, यानी कि आपके पास कम वक्त लगेगा साइकिल्स को मुकम्मल होने में। लेकिन अगर आपके पास जी की वैल्यू कम होगी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, तो साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जो वक्त लगेगा वो ज़्यादा होगा, और उसको मैं अप एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इन दोनों एक्सप्रेशन में देख रहे हैं टाइम पीरियड के, और जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल कर आई है एक सिंपल पेंडुलम के लिए, इसको मैं लिख भी लेता हूँ, वो ये कि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी है या लाइटर है, यानी कि जो मैस आपने अटैच किया है इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये भारी है या हल्का है। और ये चीज़ हमें यहाँ पर नज़र भी आ रही है, क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर आपको मैस की कोई डिपेंडेंस नज़र नहीं आ रही, ना ही टाइम पीरियड की, और ना ही जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकल कर आया जो कि 1/2 पाई स्क्वायर रूट G/L है, उसमें भी। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस एंड एम्पलीट्यूड। मैस के तो इंडिपेंडेंट है, वो हमने प्रूव कर लिया। एम्पलीट्यूड की भी बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड हम कहते हैं कि आपके पास मीन पोजीशन से आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो सबसे मैक्सिमम फासला है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे यहाँ से लेकर अभी यहाँ तक का फासला अगर यही इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। और वो जो एम्पलीट्यूड होता है उसको आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या एक्स नॉट से, या फिर आपके पास ए से। तो लेट से अभी हम एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस आपने डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को फर्क करना है एम्पलीट्यूड से। ये वाली डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, ये भी मीन पोजीशन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, ये भी है, लेकिन ये सब एम्पलीट्यूड्स नहीं है। अगर यहाँ तक मैक्सिमम लेकर गए हैं तो ये बीच वाली सारी डिस्प्लेसमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या है? एम्पलीट्यूड। तो आप ये देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है उसकी कोई डिपेंडेंस हमें ना टाइम का पीरियड के रिलेशन में नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पर किसी किस्म का ए या एक्स नॉट नज़र नहीं आ रहा, या फिर फ्रीक्वेंसी की जो एक्सप्रेशन है उसमें भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड चाहे लार्ज हो या चाहे स्मॉल हो, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम्पलीट्यूड इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि आपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जब लेकर गए हैं तो वो कितना आपने दूर लेकर जाकर उसको छोड़ा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं अब आपके पास वो ये है कि आपके पास, जैसे हमने भी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपके पास सिंपल पेंडुलम्स के देखी, तो ऐसे पेंडुलम्स जिनका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो उन पेंडुलम्स को हम फर्स्ट पेंडुलम भी कहते हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूँ अ पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड इक्वल टू 1 सेकेंड इज कॉल्ड फर्स्ट पेंडुलम, यानी कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो उसको हम फर्स्ट पेंडुलम कहते हैं। अगर 2 सेकेंड होगा तो आप उसको सेकेंड पेंडुलम कहेंगे, 3 सेकेंड होगा तो उसको हम थर्ड पेंडुलम कहेंगे। तो आज हमने क्या किया कि हमने टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा।